ओम शांति। आज फोर्थ डे में हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि हम सभी को स्टोरीज पसंद आती हैं। तो आज का टॉपिक है जर्नी थ्रू टाइम। तो आज हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों को देखेंगे कि क्या है, कैसा होता है। तो आइए हम बढ़ते हैं। उससे पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पिछले 3 दिनों में क्या देखा, थोड़ा सा। तो हमने जाना कि मैं कौन, मैं सोल। और हमें कनेक्ट किससे करना है, सुप्रीम सोल से। तो हमने दोनों जाना और हमने कनेक्शन की विधि भी जानी, जिसे राजयोग कहते हैं। तो आज हम जानेंगे कि ये पूरा जो साइकिल है, बहुत सारे हमारे क्वेश्चंस आंसर होंगे। हम पूरे साइकिल को देखेंगे, टाइमलाइन को देखेंगे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को देखेंगे। और हम समझेंगे कि हमारी एनर्जीज कैसे प्ले करती है, क्योंकि हमने अभी समझा था कि मैं सोल हूँ। और हमारी सोल की एनर्जी होती है, हमारी जो एनर्जी होती है, वो धीरे 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 डिप्लीट होती है। तो उसके पीछे साइंस क्या है, तो हम वो सारी चीजें आज समझेंगे। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं हम सभी के, कि हम इधर क्यों आए, अभी आगे क्या होगा, हम जब से आए तब से क्या हुआ। क्योंकि हमको सिर्फ इस बर्थ का याद है, राइट, हमें पिछले अपने बर्थ्स का याद नहीं है। तो हम सबको ये क्वेश्चंस आते होंगे। और जो वर्ल्ड की आज स्थिति है, तो वर्ल्ड की स्थिति भी हमको क्या दिखता है, हर जगह लड़ाई झगड़े, वॉर्स, और सब जगह दुख है। तो इसका कारण क्या है, ये भी आज हमारे, ये सारे क्वेश्चंस के आज हमारे आंसर आएंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे साइकिल को। अभी साइकिल क्या होती है। अब साइकिल होती है जो शुरू हो और फिर खत्म हो, जहां से खत्म होती है वहीं से शुरू होती है। तो वो एक साइकिल कहलाती है। अभी इस यूनिवर्स में हर एक चीज साइक्लिकल है। टाइम साइक्लिकल है, दिन रात, जो इसका साइकिल है, ये होता रहता है। 4 पहर होते हैं, तो ये रिपीट होते रहते हैं। फिर जो हमारा लाइफ है, हम बच्चे बनते हैं, टीनेजर बनते हैं, एडल्ट बनते हैं, फिर बूढ़े होते हैं, फिर हम फिर से बच्चे बनते हैं। और सिमिलरली जो हमारे अ, जो क्लाइमेट होता है, जो हमारे सीजन्स होते हैं, स्प्रिंग सीजन, समर सीजन, ऑटम, विंटर, ये भी साइक्लिकल होता है। लेकिन इस साइकिल में एक पिक्यूलैरिटी होती है। और वो ये पिक्यूलैरिटी होती है कि जो हम बर्थ वाला देखें, बच्चे से बूढ़े तक, इसमें हर चीज में कल्याण है। बच्चा बॉर्न होता है तो कितना खुश, कितना शांत और कितना प्यारा होता है, एकदम नई बॉडी होती है। और फिर जाते 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 हम हम तो नहीं, बहुत सारे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दुख भी एक्सपीरियंस करते हैं, बट फिर हमें बच्चा बनना है तो फिर खुशी का माहौल आता है। तो ईच एंड एवरी पॉइंट इन दिस साइकिल इज वेरी वेरी कल्याणकारी, बहुत ही कल्याणकारी, ऑस्पिशियस होता है। तो किसी भी मोमेंट पे हम ये सोच सकते हैं कि दिस प्रेजेंट मोमेंट is the moment which is कल्याणकारी, which will lead to something nice। अब हम इसे एनर्जी के सिद्धांत से आगे समझते हैं कि ऐसा मैंने क्यों कहा अभी। तो जो सीजन्स का हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो स्टार्ट होता है स्प्रिंग सीजन से। तो आप अपनी ही लाइफ में देखें, अभी पिछले 1 साल को एक्सपीरियंस करें, रिकॉल करें। तो जब स्प्रिंग सीजन होता है तो हम सभी बहुत अच्छी एनर्जी में रहते हैं, क्योंकि हर जगह फ्लावर्स होते हैं, हर जगह हर चीज ब्लूमिंग होती है, हमारा मन ब्लूमिंग होता है, खुशी का माहौल होता है, बहुत सारी एक्टिविटीज होती है हर जगह। फिर आता है समर सीजन। तो हमारी जो एनर्जी लेवल होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है समर्स में, क्योंकि बहुत एक्सक्रूशिएटिंग हीट होती है और पसीना आता है थोड़ा। तो थोड़ी सी एनर्जी कम होती है, बट स्टिल हम एक्टिव रहते हैं काफी। फिर ऑटम सीजन आता है।
ऑटम सीजन में थोड़ी सी ठंडी आनी स्टार्ट होती है, तो हमारी एनर्जी लेवल और कम हो जाती है। फिर जैसे ही विंटर्स आते हैं, विंटर में स्पेशली यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स में, तो जब विंटर्स आने वाले होते हैं तो ऑटम और विंटर के बीच में एक पतझड़ का मौसम होता है, जो सारे ट्रीज जो होते हैं, पहले तो ट्रीज एकदम अपना कलर बदलते हैं, और फिर उसके बाद अचानक से कुछ वीक्स के अंदर ही सारे ट्रीज अपनी पत्तियां झाड़ झाड़ देते हैं। तो एकदम बंजर दिखने लगता है विंटर्स में। तो यहाँ पे स्पेशली तो सूरज भी नहीं आता है। जैसे आई थिंक सूरज कल शायद आया था, बट हफ्ते में एक दो दिन ही आता है सूरज। तो जो सबकी एनर्जी लेवल होती है वो बहुत ही लो हो जाती है। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जाते हैं विंटर्स में। तो आप देख रहे हैं कि कैसे साइकिल, सीजन्स की साइकिल एनर्जी से एसोसिएटेड होती है। ये वर्ल्ड की एनर्जी प्लस हमारी एनर्जी, हमारे बॉडी की भी एनर्जी। जैसे जैसे विंटर्स आते हैं तो हम एक्सरसाइज कम करते हैं, और जैसे जैसे ये दो सीजन्स होते हैं तो हम एक्सरसाइज भी ज्यादा ही करते हैं। तो ये एनर्जी का सिद्धांत होपफुली हमें क्लियर है। अभी हम और इसका एनर्जी के सिद्धांत को समझेंगे, बट पहले हम कुछ रिसर्च के कुछ ग्राफ्स देखते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स में ऐसे दो रिसर्चेस हुए थे जिसमें ये पाया गया कि जो मेंटल हेल्थ के लिए एक्सपेंडिचर है यूनाइटेड स्टेट्स में, वो लीनियरली बढ़ता जा रहा है। तो 1986 का जो आंकड़ा था वो था 31 बिलियन यूएस डॉलर्स। बिलियन बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो इतना 1986 में यूनाइटेड स्टेट्स में मेंटल हेल्थ के लिए खर्चा किया गवर्नमेंट ने। उसका 7 गुना बढ़ गया फ्रॉम 86 टू 2020। तो दो 225 बिलियन यूएस डॉलर्स इतना एक्सपेंड किया, इतना स्पेंड किया यूनाइटेड स्टेट्स ने मेंटल हेल्थ के लिए। और दूसरा जो ग्राफ है वो ये बता रहा है कि जो टीनेजर्स हैं, टीनेजर्स के रिस्पेक्ट में है, कि जो टीनेजर्स होते हैं वो कैसे डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं, और डिप्रेशन रेट कैसे इवन बच्चों में और टीनेजर्स में, एडल्ट में दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो इसका एक बहुत अच्छा एनर्जी सिद्धांत है, इसको कहते हैं लॉ ऑफ एंट्रोपी। आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स कई लोगों ने पढ़ा होगा, समझा होगा। तो हम थोड़ा सा एंट्रोपी के बारे में जानते हैं कि एंट्रोपी क्या होती है। तो एंट्रोपी लॉ कहता है कि कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम होता है जिसमें कोई एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स नहीं हो। तो एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कि जो हमारा वर्ल्ड है, वर्ल्ड को हम अभी आइसोलेटेड मानते हैं। हम ये नहीं मानते कि वो अभी सूरज है, चंद्रमा है, वो सब छोड़ दीजिए। एक ग्लोब है, ये आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। तो जो ग्लोब है वो हमेशा ऑर्डर्ड स्टेट से डिसऑर्डर्ड स्टेट में जाएगा। मतलब हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी स्टेट में हमेशा जाएगा ही, ये लॉ है। हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। जब आप चाय बनाते हैं, चाय तो बहुत मेजोरिटी लोग पीते हैं। अभी कैसी चाय पीना पसंद करते हैं? एकदम गरम, भाप निकलती हुई चाय हम पीना पसंद करते हैं। तो हमने चाय बनाई, बट अभी कोई काम आ गया। हम बस चाय पीने ही वाले थे कि कोई काम आ गया, तो हमने चाय रख दी। फिर आधे घंटे बाद जब हम आते हैं, हम चाय का कप उठाते हैं और देखते हैं कि चाय तो ठंडी हो गई। फिर हम क्या करेंगे? चाय के कप को, चाय को बर्तन में डालेंगे, उसको गर्म करेंगे और फिर पियेंगे। तो इसमें एंट्रोपी का बहुत अच्छा सिद्धांत है जो क्लियर होगा कि जब हम चाय गरम गरम रहती है तो उसकी जो एंट्रोपी होती है वो मतलब कम होती है, बहुत कम होती है, और उसमें बहुत हाई एनर्जी होती है क्योंकि वो गर्म है। उस फिर वो ठंडी होने की टेंडेंसी रखती है। क्यों? क्योंकि हीट जो है वो चाय से एनवायरनमेंट में फैलती है। इसका मतलब कि वो, उसकी एंट्रोपी बढ़ती जाती है, वो अपनी एनर्जी एनवायरनमेंट में डिसिपिएट करती जाती है। तो उसकी खुद की एनर्जी लोअर हो जाती है। फिर क्या होता है
कि जब हम उसको आग पे रखते हैं बर्तन में गर्म करने के लिए, तो उसकी एनर्जी बढ़ती है फिर से, उसकी एंट्रोपी कम हो जाती है फिर से। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो आग है, जो चूल्हा है आपका, वो एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो सिद्धांत ये कहता है कि जब तक कोई एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स आए नहीं एक आइसोलेटेड सिस्टम में, तब तक उस आइसोलेटेड सिस्टम की एनर्जी नहीं बढ़ सकती, उसकी एंट्रोपी वापस से जीरो नहीं हो सकती। तो ये सिद्धांत बहुत क्लियर होता है। आप और भी यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं जिसमें बहुत डेप्थ में समझाया हुआ है लॉ ऑफ एंट्रोपी। बहुत अच्छा लॉ है। तो अभी तो हमने साइंस के हिसाब से एंट्रोपी समझा, अब हम स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से एंट्रोपी समझते हैं। तो जो हम है सोल, हमने क्या देखा था कि हमारी एनर्जी लेवल ऐसी होती है। एनर्जी लेवल का क्या मतलब है? आपको डे 1 में यदि याद हो, तो हमने सोल की इनेट क्वालिटीज देखी थी। लव, पीस, हैप्पीनेस, नॉलेज, पावर, ब्लिस। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं, ये जो क्वालिटीज हैं, ये हमारी एनर्जी को डिफाइन करती हैं। तो जब हम प्योर पवित्र आत्माएं आते हैं, तो हमारी ये सारी क्वालिटीज 100% रहती है। तो हमारी एंट्रोपी क्या होती है? एंट्रोपी होती है जीरो, क्योंकि हम हमेशा ऑर्डर्ड स्टेट में है। प्योर जब है तो ऑर्डर है, बहुत ऑर्डर है हमें, एकदम प्योर हाई एनर्जी स्टेट। बट फिर धीरे 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 धीरे, जैसे 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 हम अपने रोल में आते हैं, बॉडी में आते हैं, तो हमारी एंट्रोपी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, क्योंकि ये लॉ है। हमारी एनर्जी लो होती जाती है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए, इसमें एक चट्टान दिखाई है। सिमिलरली हम ये एक बॉल देखते हैं, ठीक है। अभी बॉल क्या है? बॉल यहाँ पर है, तो इसमें बहुत सारी पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। अब क्या होगा यदि मैं बॉल को छोड़ दूं? बॉल को यदि छोड़ दूं, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई? काइनेटिक एनर्जी में बदल गई। अभी काइनेटिक एनर्जी में बदली और उसने मेरे हाथ पे गिरी, तो क्या हुआ? बॉल ने एक तो आवाज की, और दूसरा मेरे हाथ पे गिरी, तो मेरे हाथ को भी ऐसे लगा। तो उसने अपनी एनर्जी हाथ में ट्रांसफर कर दी और खुद लो एनर्जी स्टेट पे चली गई। तो यही हमारे साथ होता है। हम आते हैं हाई एनर्जी स्टेट में, और फिर जैसे लव का एग्जांपल ले लीजिए। तो हम आए, हमारे पास बहुत लव है, हम सबको लव कर रहे हैं, पूरे प्रकृति में भी हमारा लव फैल रहा है, और जो भी हमारे पास आता है हम उसको भी प्यार देते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? अपनी एनर्जी सबको दे रहे हैं। तो धीरे ऑटोमेटिक है कि ये लॉ है कि हमारी धीरे 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 एनर्जी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। कितना वंडरफुल कोरिलेशन है स्पिरिचुअलिटी और साइंस में। क्योंकि सेम लॉस गवर्न द यूनिवर्स। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे कि ठीक है, आपने एनर्जी के सिद्धांत से तो समझा दिया, लेकिन प्रैक्टिकली क्यों हमारी एनर्जी डिसिपिएट होती है? तो ये भी समझना बहुत सिंपल है। आप सब यदि इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि क्यों हमारी एनर्जी डिसिपिएट होती है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ये फोन। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है फोन। तो बहुत सारे लोगों के पास इंस्टाग्राम होता है। अभी हम इंस्टाग्राम हुआ, फेसबुक हुआ, या कोई भी पिंटरेस्ट हुआ, तो हम जब स्क्रॉल करते रहते हैं, तो हम क्या करते हैं फोन पे? एक के बाद एक के बाद एक मैसेज, एक के बाद एक के बाद हमारे पास इमेजेस आती रहती है, आती रहती है, आती रहती है। अभी उससे उससे क्या होता है कि इसमें हमने शायद पिछले दिनों में ये भी समझा था ब्रेन के सिद्धांत की, ब्रेन में क्या होता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फोटो देखी, उस फोटो में देख के मेरे ब्रेन में सिग्नल सर्किट्स बनते हैं। तो ब्रेन ने काम किया, सर्किट बनाया। उसके बाद जब हमने दूसरी इमेज देखी,
तो ये सर्किट तो वेस्ट हुआ है, सर्किट तो ठीक है चलो बना रहा, लेकिन उसे फिर से दूसरा सर्किट बनाना होगा। तो ऐसे सर्किट्स बनते जाएंगे बनते जाएंगे। तो आप सोचिए जो ब्रेन है उसको कितना पहले फोकस करता है, फिर फोकस शिफ्ट होता है, फिर अटेंशन पे करता है, फिर उसके बाद साइकिल रिपीट होती जाती है। तो ये सब चीजें हमारी एनर्जी और डिसिपेट करती हैं। पहले के जमाने में अलग तरह से डिसिपेट होती थी, अलग तरह से दूसरी जगह जाती थी। अभी वो एक्सपेडाइट हो गई है ये डिजिटल मीडिया के कारण। इनफैक्ट एक जगह पढ़ा मैंने कि सिर्फ फोन के आपके बाजू में होने से आपकी एनर्जी डिसिपेट होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब फोन आपके सामने पड़ा है तो आपके मन में एक थॉट आएगा कि मैं फोन देखूं ना देखूं। तो ये जो डिसीजन आप ले रहे हो, ये डिसीजन भी एक एनर्जी ड्रेनिंग फैक्टर है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मार्क जकरबर्ग को काफी लोग जानते होंगे। मार्क जकरबर्ग मेटा का सीईओ। मेटा इज फेसबुक। फेसबुक का रीनेम होके मेटा हो गया है। तो उनसे एक बार इंटरव्यू में पूछा गया था कि आप एक ही प्रकार के कपड़े ऑफिस में क्यों पहन के आते हैं? तो एक ग्रे टी शर्ट और ब्लू जीन्स। तो उन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया था कि जब मैं सुबह ऑफिस के लिए रेडी होता हूँ और मैं एक ही प्रकार के कपड़ा रोज पहन के हूँ, तो मुझे एक डिसीजन कम लेना पड़ता है। और जब भी हमारी ब्रेन डिसाइड करती है, कोई भी प्रोसेसिंग करती है, तो हमारी एनर्जी ड्रेन होती है और बाकी चीजों के लिए हमारे पास एनर्जी नहीं बचती। तो ये कितना बड़ा लेसन है जो हम मार्क जकरबर्ग से सीख सकते हैं। अभी एक और चीज है कि जो ये प्रोडक्शन होता है डिजिटल मीडिया का, फोन का, लैपटॉप का, इनफैक्ट ईयरफोन्स का, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है एनवायरनमेंट पे। तो एनवायरनमेंट की भी एनर्जी कम होती है। और ये सारी एनवायरनमेंट्स, ऐसा नहीं है कि एनवायरनमेंट की एनर्जी कम हो हमारी ज्यादा हो, ऐसा नहीं होता। एक ही जो एनर्जीज हैं वो सबकी फैलती है हर जगह। तो इट्स लाइक एनर्जी एक लेवल पे होना चाहती है। जैसे जो चाय थी वो ठंडा होके उसने एनवायरनमेंट को कोशिश की कि वो गर्म हो, बट वो कर नहीं पाई क्योंकि उसमें बहुत कम एनर्जी थी। तो ऐसे ही सारी एनर्जीज को रिलेटेड है। तो जब ये एनर्जी और कम कर देता है एनवायरनमेंट को, तो उससे हमारी एनर्जी पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो ओवरऑल हम देखें, ह्यूमन बीइंग्स की और एनवायरनमेंट की एनर्जी कम होती जा रही है दिन प्रतिदिन। ये हमने देखा फिजिकल पर्सपेक्टिव से। अब हम देखते हैं मेटाफिजिकल पर्सपेक्टिव से कि हमारी एनर्जी क्यों डिसिपेट हो रही है। तो जब हम प्योर सोल आते हैं तब क्या होता है कि हम हाईएस्ट एनर्जी स्टेट पे होते हैं। फिर हम बर्थ लेते हैं। जब भी हम बर्थ लेते हैं तो हम क्या करते हैं, हम रिलेशनशिप्स बनाते हैं। हमारा जो कनेक्शन होता है वो बॉडीली बीइंग से होने लगता है। धीरे 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 बॉडीली बीइंग से कनेक्शन बढ़ता जाता है। तो हम जो ओरिजिनलिटी होती है, जो हमारा कनेक्शन विद गॉड, विद सुप्रीम होता है, जो कल हमने सेशन में देखा था कि हमारा जो रिलेशनशिप विद गॉड है वो कम होता जाता है क्योंकि हमारे बाकी रिलेशनशिप्स बढ़ते जाते हैं। तो उसके कारण हम अपनी जो प्योर ओरिजिनल क्वालिटीज है वो लूज करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं। और हम अपनी जो एनर्जीज है वो दूसरों से शेयर भी करते जाते हैं, लव, पीस, हैप्पीनेस। तो ये जो हम हाईएस्ट एंट्रोपी पे आए, हमारी जीरो एंट्रोपी थी। ठीक है, जीरो एंट्रोपी मतलब ऑर्डरलीनेस, बहुत ऑर्डर था। फिर धीरे 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 हमारा ऑर्डर कम होता गया, हम डिसऑर्डर्ड स्टेट में जाते गए। अभी इसमें एक और पॉइंट है कि जो वर्चुअल रियलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो धीरे धीरे वर्ल्ड में आ रहा है,
ये हम हमें और अपनी ओरिजिनलिटी से दूर करता जा रहा है। एक तो वैसे ही वर्चुअल नाम है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम है, और हमें आर्टिफिशियल बनाता जा रहा है। तो ये सब चीजें हैं जो हमारी एनर्जी को डिसिपेट करते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारा कनेक्शन उस सुप्रीम के साथ हो। सुप्रीम के साथ जब होगा तो हम कॉन्स्टेंटली अपने में अपनी ओरिजिनल क्वालिटीज को उजागर करते रहेंगे कि हम वो सोल थे। अब अभी हमने देखा था कि हमारी एनर्जी वर्ल्ड की एनर्जी को डिफाइन करता है, वर्ल्ड की एनर्जी हमारी एनर्जी को, मतलब इट्स को रिलेटेड। तो स्क्रिप्चर्स में इसको बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है युगों के बेसिस पे। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग तो सभी को पता है। तो सतयुग में क्या थे? हाईएस्ट एनर्जी स्टेट, जीरो एंट्रोपी, सतो प्रधान। फिर त्रेता युग में सतो, फिर द्वापर युग में रजो, कलयुग, कलयुग तो सबको पता है तमो, और फिर अभी का समय जो है तो बिल्कुल ही तमो प्रधान हो गया है। इतने क्राइम, इतना ये सब होता है, तो अभी तमो है। अभी आप जो राइट में सेलेस्टियल डिग्रीज देख रहे हैं, आप उसको कह सकते हैं कि इट्स अ वे टू मेजर द एनर्जी ऑफ द सोल। तो जब हम प्योर फॉर्म में आते हैं सतयुग में, तो हम 16 कला संपूर्ण, 16 सेलेस्टियल डिग्रीज फुल होते हैं। फिर धीरे धीरे हमारी एंट्रोपी बढ़ती जाती है, एनर्जी कम होती जाती है, एंड देन कलयुग में हम 0 कला हो जाते हैं, नो कला। इसलिए इतना क्राइम होता है, क्योंकि लव, पीस, हैप्पीनेस तो एकदम दूर हो जाता है। अब इसमें आप फिफ्थ एक देख रहे होंगे कि फिफ्थ युग लिखा हुआ है, विच इज संगम युग और कॉन्फ्लुएंस एज। संगम का मतलब दो युग जो उनका संगम, जहां वो मीट होते हैं। तो हमने अभी सीखा था साइकिल के बारे में कि साइकिल, ये सब सीखने की बात नहीं है, हमको पता है कि एवरीथिंग इज अ साइकिल। तो ये जो युग हैं इनकी भी साइकिल होनी जरूरी है। जैसे क्या हो? आवाज ही चली गई। एक सेकेंड। जैसे जो सूरज होता है, सूरज सीजन्स को गवर्न करता है। तो उसी प्रकार से ये जो वर्ल्ड साइकिल है, ये भी किसी सूर्य, किसी प्रकार का मेटाफिजिकल सूर्य होना चाहिए जो इस सृष्टि को फिर से अपनी ओरिजिनल स्टेट पे पहुंचा दे, जिससे कि साइकिल फिर से चले, है ना। तो ये संगम युग का समय है, जब रिचार्ज होने का समय होता है, जब सुप्रीम सोल, क्योंकि वो क्या है? सूर्य है, सूर्य के समान है। हमने देखा था अभी पिछले 2 दिनों में कि वो सूर्य है, ज्ञान सूर्य है, वो हर चीज का अथाह सागर है। तो वो कॉन्फ्लुएंस एज में आकर हम सबको एनर्जी देता है, इतनी एनर्जी देता है कि हम उस 0 एंट्रोपी स्टेट तक पहुंच सके। जब हम उस 0 एंट्रोपी स्टेट पे पहुंच जाएंगे तो ऑटोमेटिकली साइकिल उधर से स्टार्ट होगी, हाईएस्ट एनर्जी स्टेट से। एक सेकेंड, म्यूट। ठीक है, तो हमने अभी देखा साइकिल के बारे में। अब हम कुछ पिक्चर्स देखेंगे कि कैसा था सतयुग, त्रेता युग कैसा था। तो आप देखेंगे कि जब हम हाईएस्ट एनर्जी स्टेट पे होते हैं, जब पूरे वर्च्यूज हमारे अंदर होते हैं, तो हम कैसे दिखते थे। सतयुग त्रेता कैसा होता था, कितना सुंदर। आप देखें सब कितने खुश हैं आपस में, कितना प्यार, कितनी पीसफुल लाइफ, कितनी हैप्पीनेस। फिर जब द्वापर युग आता है, द्वापर युग का क्या मतलब हुआ? द्वा, द्वा, टू हो जाता है। तो टू मतलब सतयुग त्रेता में सिर्फ सुख शांति, और द्वापर में सुख शांति तो, शांति तो कम होती जाती है लेकिन दुख आ जाता है। तो सुख दुख, दो चीजें हो जाती हैं। अब क्योंकि दुख आता है, तो दुख को दूर करने के लिए बहुत सारी पुण्य आत्माएं होती हैं, पावन आत्माएं होती हैं, जो
सोचती हैं कि हमें इस दुख को हटाना है इस दुनिया से। तो इसलिए धर्म स्थापक आते हैं, बहुत सारे ऋषि मुनि स्क्रिप्चर्स लिखते हैं। तो ये सब चीजें होती हैं द्वापर। फिर आता है कलयुग। कलयुग कौन सा समय है? कलह का समय है। कितना दुख है, अशांति है, बच्चे भी डिप्रेशन में जाते हैं, बच्चों के लिए भी थेरेपीज होती है। तो इसमें आप देखिए कितनी डिसऑर्डरलीनेस है, कितनी लो एनर्जी स्टेट है कलयुग की। तो इसी को हम लैडर के फॉर्म में देख सकते हैं। हम लैडर में क्या करते हैं? नीचे उतरते आते हैं। तो ऐसे ही सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में हम नीचे उतरते आए हैं। तो आप देखेंगे इधर जो पिक्चर है उसमें सबसे ऊपर कौन है? लक्ष्मी नारायण। फिर श्री राम और सीते। फिर उसके बाद आते हैं द्वापर में, जब सबसे पहले क्या हुआ? शिवलिंग की स्थापना हुई, शिव की पूजा हुई, फिर देवी देवताओं की पूजा हुई। धर्म स्थापक आते गए। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जो पूजा है वो पूजा और डिग्रेड होती गई, और डिग्रेड होती गई। फिर फिर लोग कहने लगे कि भगवान किस में है? कुत्ते में, बिल्ली में। फिर इन सब की भी पूजा होने लगी, मछली की। तो आप देखिए समय के साथ साथ कितना डिग्रेडेशन होता गया। पर फिर जब संगम युग आता है, संगम युग में फिर जब भगवान हमें नॉलेज देता है तो फिर हम जाके फिर लक्ष्मी नारायण जैसे बनते हैं। तो ये है एंट्रोपी की साइकिल, एनर्जी की साइकिल, जो हमने लैडर के फॉर्म में देखी। अब एक और रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से आप समझ सकते हैं, विच इज कॉल्ड कल्प वृक्ष, द ह्यूमन वर्ल्ड ट्री। तो जैसे एक ट्री होता है, ट्री क्या करता है? एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करता है, इसलिए तो हम प्लांटेशन करते हैं ना, क्योंकि एनवायरनमेंट को करता है इम्पैक्ट। तो ऐसे ही जो ह्यूमन वर्ल्ड ट्री है, ये पूरे सृष्टि को इम्पैक्ट करता है। तो ह्यूमन वर्ल्ड ट्री का बीज कौन है? हमने अभी सेकेंड डे में देखा था। ह्यूमन वर्ल्ड ट्री का बीज है सुप्रीम सोल, गॉड है। तो वो आकर क्या करता है? वो जड़ों को मजबूत करता है। जड़ मतलब कॉन्फ्लुएंस एज, कॉन्फ्लुएंस एज में वो हम सभी आत्माओं को ज्ञान देता है, हमें मजबूत बनाता है। और फिर जब हम मजबूत बन जाते हैं तो हम उसकी तना बनते हैं। तना संभाल के रखता है ना पूरे पेड़ को। तो हम तना बनते हैं। किस प्रकार से तना बनते हैं? हम देवी देवता बनते हैं। देवी देवता की पवित्रता, इस पूरे संसार में कभी ना कभी देवी देवता थे, इसलिए पवित्रता का अभी भी अंश है। तो हम देवी देवता थे, हम पूर्वज थे, हम इस झाड़ के तने थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे हम बढ़ते गए तो धर्म स्थापक आते गए, विभिन्न धर्म एस्टैब्लिश होते गए। तो जो ब्रांचेस हैं, विभिन्न विभिन्न धर्म आए एज टाइम पास्ट बाय। तो हम इसको कल्प वृक्ष के रूप में देख सकते हैं कि इतनी सारी जो सोल्स हैं, दीज आर द लीव्स ऑफ द सोल, लीव्स ऑफ द ट्री। और ब्रांचेस जो हैं, रिलीजन्स हैं, धर्म हैं, ये सारे कल्प वृक्ष के रूप में हैं। अब हम उसको टाइमलाइन के रूप में देखते हैं। तो टाइमलाइन में सबसे पहले हमने क्या देखा कि सतयुग, सतयुग में श्री कृष्ण, नारायण, लक्ष्मी नारायण, तो उनकी हाईएस्ट एनर्जी थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ? क्षत्रिय कहते हैं त्रेता युग में, तो क्षत्रिय में थोड़ी सी एनर्जी कम हुई। फिर जब हमने पूजा पाठ स्टार्ट किया, दुख आ गया, तो एनर्जी 50% हो गई, बहुत कम हो गई। उसके बाद जब कलयुग आया, तो कलयुग में जैसे आदि शंकराचार्य आए, मीराबाई आई, तो भक्ति तो थी, बट क्योंकि हमारे पास स्टिल थोड़ी सी एनर्जी थी शुरू में। बट जैसे 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 कलयुग का अंत आता गया, तो एनर्जी बिल्कुल ही डिप्लीट हो गई और एकदम ही डिप्रेशन में चला गया। जो सोल का कलर था, आप देखिए सोल का कलर यहाँ था ब्राइट, एकदम हाई एनर्जी स्टेट, वही सोल का कलर एकदम डल, एकदम डार्क हो गया। अब एक क्वेश्चन आता है कि द्वापर युग में जो
ऋषि मुनि आए, जो स्क्रिप्चर्स लिखे गए, वो स्क्रिप्चर्स क्या गलत हैं? जैसे कि कहते हैं कि देवी देवता आकाश में है कहीं, है ना? तो ये सब क्या गलत है? तो एक बहुत अच्छी चीज आ, आपको पता होगी शायद, कि स्क्रिप्चर्स दो फॉर्म में होते हैं, एक श्रुति, एक स्मृति। तो सबसे पहले स्मृति के स्क्रिप्चर्स आए। तो स्मृति का मतलब है, स्मृति तो मतलब मेमोरीज, राइट? तो जो हमारे ऋषि मुनि थे, उनकी जो पास्ट की मेमोरीज थी, पास्ट का रिकलेक्शन था, क्योंकि वही देवी देवता थे, तो उनके माइंड में कहीं ना कहीं था कि देवी देवता इस पृथ्वी पे थे, या देवी देवताओं की स्मृतियां थी, वो उन्होंने स्क्रिप्चर्स में डाले, वो वैल्यूज उन्होंने स्क्रिप्चर्स में डाले, और उन्हीं के इंटरेस्टिंग फॉर्म देने के लिए उन्होंने स्टोरीज के फॉर्म में लिखा। तो उनमें हम ये नहीं कह सकते कि वो 100% रॉन्ग है, स्क्रिप्चर्स 100% रॉन्ग नहीं है, बट क्योंकि वो रिकलेक्शन है, इसलिए वो 100% एक्यूरेट भी नहीं है। जैसे मैं आपको बोलूं, आप पूरी फैमिली यदि किसी वेकेशन में जाओ, और वेकेशन से लौट के आओ, और आपको बोला जाए कि आप एक ऐसे लिखो, तो हर इंसान का अलग एक्सपीरियंस होगा, जबकि वो सेम जगह पर गए लेकिन अलग एक्सपीरियंस। तो इसलिए इसी प्रकार से हम सारे जो स्क्रिप्चर्स को है वो 100% नहीं मान सकते। और क्योंकि हमने ये सब जो लिखा था, ये लोगों को खुशी देने के लिए लिखा था, सौरव हटाने के लिए लिखा था, इसलिए बहुत ही मिर्च मसाला डाल के लिखा गया है कि लोग उसे बिलीव करें, लोग उसे माने, है ना? तो हमने ये समझा कि स्क्रिप्चर्स क्यों आए, कैसे आए, और स्क्रिप्चर्स ने डिएटीज को कहाँ डाला, क्यों डाला, वो सही है गलत है। अब एक और क्वेश्चन आता है कि अच्छा ठीक है, आप कह रहे हो कि ये जो डिएटीज थे वो यहाँ ही थे, तो जब वो यहाँ थे तो अभी कहाँ है? वो ऊपर नहीं है, वो यहाँ है, तो कहाँ है, किधर होंगे? आप सोचें एक सेकंड के लिए कि वो डिएटीज कहाँ हो सकते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि सतयुग में मान लीजिए एक सोल अवतरित हुई, तो वो सोल आई सतयुग में। अभी सतयुग से हमने ये भी देखा है पिछले 3 दिनों में कि सोल जब आती है तो उसके बाद वो इसी जन्म मरण के चक्र में ही रहती है। तो अब वो आई सतयुग में, तो उसने बर्थ लेने स्टार्ट किए, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो सारे साइकिल में रहेगी, सारे चक्र में रहेगी। तो एट दिस पॉइंट इन टाइम वो सोल अभी यहाँ ही है, वो यहाँ ही है। तो अब क्या करना है, क्योंकि साइकिल रिपीट होगी, तो हम सोल्स को भगवान की शक्ति लेकर अपनी शक्ति को बढ़ाना है, जिससे कि हम फिर से सतयुग में आए। ये भी कितने बड़े भाग्य की बात है कि हम वो हाई एनर्जी स्टेट देखें। तो ये जो समय है संगम युग का, ये बहुत ही पावन समय है, बहुत ही ऑस्पिशियस समय कहलाया जाता है, जिसमें हम मेहनत करके उस सतयुग में आ सकते हैं। तो अब हम कुछ समय के लिए जर्नी ऑफ टाइम में चलते हैं। ओम शांति। मैं आत्मा त्रिकालदर्शी हूँ।
मुझे तीनों कालों का ज्ञान है। मैं जब इस सृष्टि पर आई, अपने घर से, अपने पावन घर से, तब मैं एकदम शुद्ध पवित्र आत्मा थी। सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। मैं आत्मा बहुत ही सुंदर पावन शरीर में थी। बहुत सुंदर रोल में थी। देवी देवता के स्वरूप में थी। मैंने प्रकृति को और सर्व आत्माओं को प्यार दिया, खुशी दी। फिर मैं सतयुग से त्रेता में आई। मैं अभी भी अत्यंत पवित्र, अत्यंत शक्तिशाली आत्मा हूं। सर्व को सुख देने वाली, अभी भी मेरा शरीर एकदम पवित्र, सुंदर, फिर द्वापर युग में मुझ आत्मा ने दुख महसूस किया। वेद शास्त्र पढ़े, पूजा की, परंतु फिर भी मेरी एनर्जी गिरती गई। फिर कलयुग तक आते आते मेरा दुख मेरा दुख भी बढ़ गया। मैंने भगवान को बहुत पुकारा, हे भगवान,
आकर मेरे दुख दूर करो। और अब भगवान ने मेरी पुकार सुनी। वो ज्ञान सूर्य अब मेरे पास आ गया। मेरे सामने खड़ा है। उस ज्ञान सूर्य का प्रकाश मुझ आत्मा में भर रहा है। और मेरी एनर्जी बढ़ रही है। मेरी बैटरी चार्ज हो रही है। मेरे अंदर प्यार, शांति, सुख, शक्ति, ज्ञान, आनंद, ये सभी भरपूर होते जा रहे हैं। ये मेरा संगम युग का वरदान है, ईश्वर का वरदान है। ईश्वर को धन्यवाद करते हैं। और इस साइकिल को आज सारा दिन कम से कम 2-3 बार रिवाइज करेंगे कि कैसे मैं आत्मा सतयुग से संगम तक आई और मुझे पुनः कैसे फिर सतयुग से संगम तक आना है। ओम शांति।